यस यस सर। यहाँ तक ऐसा अभी कुछ कॉपी नहीं करना था, जस्ट इंट्रोडक्शन था, हम काफी डिटेल में फिर जाने वाले हैं। अब हमें इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, इनमें क्या बॉन्डिंग होगी, इनका क्या स्ट्रक्चर होगा, इनका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, हमें ये सारी चीजें इसमें देखनी है। तो मेनली इसमें 3 थ्योरी हमारे सिलेबस में टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहला आएगा वर्नर थ्योरी, काफी बेसिक सी थ्योरी है, जिसे ऑक्टेट रोल था, मतलब सिंपल सा है, आधे घंटे में वर्नर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गए थे हम वर्नर थ्योरी में। पहली थ्योरी थी जो डिस्क्राइब की गई थी, यूज की गई थी टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देन सेकंड थ्योरी आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर? और फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद थर्ड थ्योरी आएगी यहाँ पे क्रिस्टल फिट थ्योरी। और फोर्थ थ्योरी होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हिच इज नॉट इन आवर सिलेबस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काफी कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है इस चैप्टर में। तो इसमें केमिकल बॉन्डिंग में जरूर हमारे सिलेबस में था, बट वो इस चैप्टर में नहीं। क्लियर? सो अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, बट लॉजिकल चैप्टर है, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। यू कैन लाइक डू ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ मगअप करना है, 20% चीजें मेमोराइज करनी है, मगअप करनी है, बट यस 80% इज बेसिकली लॉजिकल बेस्ड, लॉजिक से हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे केमिकल बॉन्डिंग में था, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, स्टैटिक नंबर एंड ऑल, हम लॉजिकली कुछ रिलेट कर सकते हैं यहाँ, और इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन भी कराया गया था, क्योंकि उसका यूज आता है यहाँ पे, थोड़ा बेसिक आइडिया होता है तो हमें इजी रहता है फिर। क्लियर? तो मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसका आइडिया होना चाहिए इस चैप्टर में। ओके। Addition compound, this is formed by stoichiometric ratio of 2 or more salts.
चलो, addition compound is formed by stoichiometric ratio of two or more stable compounds when they join together. It is of two types: double salt. Its identity exists only in solid state but not in the liquid state. क्या मतलब हुआ देखते हैं हम. First example, potassium K2SO4 Al2SO4 whole thrice, potassium sulfate and aluminum sulfate, when they join together in the 1:1 ratio, yeah, they will form such kind of addition compound K2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24H2O. This is potassium. यार ये पोटेशियम है. पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट पोटेशियम बोला जाता है. अब जब तुम इसे सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म हो गया, clear, hydrated solid form. When you add this salt in excess of water, aqueous में जब ऐड करोगे, K plus separate, Al3 plus separate, sulfate separate, तीनों आयन सेपरेट हो जाएंगे. मतलब जो हमें सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, now this identity will not be there in the liquid state. लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन फॉर्म में they will dissociate into ions. हमें ions के इंडिविजुअल टेस्ट करेंगे. क्लियर? मैं एक और इसका एग्जांपल लेता हूं, और ये एग्जांपल जो दो में एग्जांपल ले रहा हूं फॉर द डबल सॉल्ट. दिस टू एग्जांपल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, तो मैं ध्यान भी रखना है. more salt, ammonium ferrous sulfate, ammonium sulfate dot ferrous sulfate dot 6H2. क्या जब तुम इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे, अमोनियम आयन अलग, Fe2 प्लस अलग, सल्फेट अलग होता है. तो सॉलिड में और एक्वस में अलग अलग आइडेंटिटी शो कर रहे हैं. ये भी डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा. बोथ एग्जांपल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, तो ये हमें नाम से सॉल्ट पता होने चाहिए. दर्शना, क्या मैसेज है? व्हेन इट विल कन्वर्ट इन लिक्विड इट विल हैव आयंस. लिक्विड की बजाय ये बेटर होगा व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू सॉल्यूशन फॉर्म. व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट कन्वर्ट्स इनटू आयोनिक फॉर्म. जैसे हमने देखा था ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयंस नहीं मिल रहे थे. हियर वी आर गेटिंग आयंस. सर एनसीईआरटी में पोटाश आलम का फॉर्मूला तो अलग किया हुआ है. फिर से बोलो. एनसीईआरटी में पोटाश आलम का फॉर्मूला तो KAlSO4 डॉट 12H2 दिया हुआ है. सही दिया है, गलत नहीं दिया है. कितने पोटेशियम है? 2. कितने एल्यूमिनियम है? 2. सल्फेट 4. 2:2:4. So empirical formula KAlSO4 whole twice dot 12H. पोटेशियम को 2 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस को 2 से डिवाइड किया, सल्फेट को 2 से डिवाइड किया, वाटर को 2 से डिवाइड किया. दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, दिस वन इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. सिंपल रेशियो. ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है वैसे. ठीक है. यस सर.
Second kind of addition compound is complex compound, complex salt. Mainly हमें complex salt पे आना था, that's why we define this term double addition compound, double salt. Double salt जितना मैंने क्लास में बताया बस इतना ही है, अभी इसके आगे हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें mainly complex में जाना है. Complex salt सर
हाँ, वो स्फीयर कौन से स्टेट में होगा? क्या कौन से स्टेट में होगा? वो Fe(CN6) एक्वस में। चलो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, they formed by combination of two or more stable salt, दो या उससे ज्यादा स्टेबल सॉल्ट से कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब जो एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन है वो यहाँ भी वैलिड है। they do not lose their identity completely in solution form, they can lose their identity completely in the solution form, मतलब सारे आयन सेपरेट हो गए थे। they do not dissociate into ions completely, yes they can dissociate but they do not dissociate completely into ions। FeCN2, इसमें Fe2 प्लस है, Cn2 Cn माइनस है, K प्लस है, Cn माइनस है। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे 1:4 के रेशियो में, ये एडिशन कंपाउंड बनेगा व्हिच एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म K4FeCN। तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है दैट विल नॉट डिसोसिएट, या ऐसा बोले व्हाटएवर विल नॉट डिसोसिएट शुड बी रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट, व्हिचएवर कैन डिसोसिएट इनटू आयंस शुड बी रिटन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। या तो जब तुम इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे K प्लस FeCN6 4 माइनस ये बनेगा, यहाँ पर Fe2 प्लस और Cn-6 का तुम्हें पॉजिटिव टेस्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है हम इनिशियली Fe2 प्लस और Cn- के सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, यदि हम इसको पानी में मिलाएंगे, इसको अलग से पानी में मिलाएंगे तो दोनों, इसमें Fe2 प्लस का टेस्ट आएगा, Cn- का, इसमें K प्लस का, Cn- का। बट जब इन्हें ऐड करके एडिशन कंपाउंड बना दिया, now you will not get positive taste for Fe2 plus and Cn- that do not exist in the form of ions in the solution. So this is the complex part of the salt, complex salt. क्या इतना क्लियर है हमें? Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या इसका एप्लीकेशन है, कुछ हमारे आसपास क्या ऐसा यूज है। So we have lot of compounds which exist in nature, which we use in laboratory. They are complex compound, coordination compound. Yeah? इसे सेंट्रल एटम कहा जाता है। ये आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो जो भी बीच में सा रहा, इसके पहले जो एग्जांपल लिया था वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें बताता हूँ जो हमारे आसपास नेचर में कहीं एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखो हमारे ब्लड में रेड पिगमेंट होता है, वो रेड पिगमेंट किसके कारण होता है? Fe हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऐसा पता है मुझे तो। हाँ वैसे ही कुछ। हाँ तो सर। हीमोग्लोबिन के कारण जो रेड कलर है ब्लड का, that hemoglobin is a complex compound of iron, वो आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? तो जब काफी बार बोला भी जाता है हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया तो आयरन के टेबलेट्स ली जाती हैं, तो वो हीमोग्लोबिन बनाता है आयरन के टेबलेट्स। क्लियर? इसके अलावा फिर हम बात करें क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? plants में और ये प्लांट्स के कलर को किस कौन से कलर में कन्वर्ट करता है? प्लांट्स को green ग्रीन का, ये ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, क्लोरोफिल। और ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। एनी आइडिया किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है? मैग्नीशियम। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। विटामिन B12 इज आल्सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो वन ऑफ द न्यूट्रिएंट पार्टिकल है, हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। इट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। क्लियर? लिख लो तीनों एग्जांपल। hemoglobin, complex of Fe, chlorophyll, complex of cobalt, complex of magnesium, and then vitamin B12, complex of cobalt. hemoglobin iron का कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, और विटामिन B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। अगेन कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली इन पे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं लिखा हूँ। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो काफी बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टू द पॉइंट चीजें, मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते, जेईई मेंस में स्पेशली बनते ही। क्लियर? अंकित, अंश, Yes, sir. yes sir देवेश, यज्ञेश,
Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिया था सबने, चले हम आगे। कॉपी करो जल्दी से, ऐसे भी एक्सप्लेन करता हूँ।
चलो कॉपी कर लिया है? Yes, sir. सर्वेश, आया समझ में इतना? सर्वेश, यस सर, यस सर। कहाँ गायब थे कुछ दिन से? इवन तुम पीटीएम में भी नहीं थे। जवाब दो, जो भी है रीजन। तबीयत वगैरह सब सही है? हाँ सर। तो अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे लेक्चर कुछ दिनों से? सर वो मतलब पहले पिछले वीक में थोड़ा सा ये था, ऑपरेशन हुआ था ना पैर का, इसलिए मैं गोलियों की वजह से उठना नहीं हो रहा था। वो वीडियो लेक्चर सारे देखे। ओके, क्या हो गया था? ऑपरेशन किस चीज का? पैर का था। ठीक है, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट बोथ टर्म आर सेम। इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस टू टर्म्स आर सेम। या दोनों एक दूसरे के इनवर्स ही होते हैं। वैसे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होते हैं, स्टिल इफ सम पार्ट ऑफ इट डिसोसिएटिंग, एफिशिएंसी का कुछ पार्ट इसमें डिसोसिएट हो रहा है, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन कांस्टेंट और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अपोजिट रिएक्शन, फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स का, फॉर्मेशन कांस्टेंट। या kd is roughly equal to 10 to the power minus 10 to 10 to the power minus 20। बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है 10 to the power minus 20 टाइम्स है इसके। सो 10 to the power minus 20 मतलब बहुत छोटा कम कंसंट्रेशन है, बहुत छोटा वैल्यू है, ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है। प्रैक्टिकली वी कैन नॉट ऑब्जर्व दिस आयन हियर, इसलिए इसको डिफाइन किया गया है। हाँ, यदि इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 1 minus 2 इतना आ जाएगा, या -2 से बड़ा, -1 से बड़ा कुछ आ जाएगा, तो फिर इसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही नहीं बोलते। और इसके इसी रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर्मेशन कांस्टेंट के। क्लियर? केएफ लिखोगे दिस अपॉन दिस इनटू दिस पावर कोएफिशिएंट। क्लियर है उतना? सर यस। तो 4 - ब्रैकेट के बाहर लो। एक्चुअली 4 माइनस मैंने ब्रैकेट के बाद इसलिए नहीं लिखा, वो 4 माइनस है लिखा तो पावर लगता, कंफ्यूजन हो जाता। तो होल में होगा ना? क्या? फिर अंदर और एक ब्रैकेट दे दो, वो सिर्फ सीएन पे लग रहा है। बस तुम बोलते तो ऐसा कर देता। चले हम आगे। यस सर। अगेन काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और इजी चैप्टर भी है। बिल्कुल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वाला पार्ट समझ में ही नहीं आना, मैं बहुत कोशिश कर ली, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम थोड़ा भी फोकस होकर बैठोगे, चीजें समझ में आती है। इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं और एग्जाम में भी वेटेज काफी अच्छा है, मेंस में, एडवांस में, सब। मतलब यदि तुम बोलोगे ना इनऑर्गेनिक मेजरली कहाँ से आता है, पीरियोडिक बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, ये तुम्हारे 3 चैप्टर हो गए, मतलब मोर देन 50% इनऑर्गेनिक तुम्हारा हो गया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, बट इन चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, बेसिक फंडामेंटल चैप्टर से। अब मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर थोड़ा सा और डेप्थ में जाता हूँ। ये थोड़ा सा और इसमें टर्म्स एंड डेफिनेशंस देखते हैं हम। MLN, M is generally called central atom, ये मेटल होता है, sometimes non-metal can also form complex compound। L represent ligands, जो भी यहाँ पे होता है वो ligands होता है, लाइक यहाँ पे M है Fe और L है CN। and number of ligands वो है यहाँ पे 6 इस एग्जांपल में। चार्ज x प्लस माइनस वो इस एग्जांपल में है 4 माइनस। या उसको एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन करूंगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तुम हेडिंग लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
दिस होल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो भी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है। और जो उसके बाहर होता है उसे आयोनाइजेशन स्क्वायर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। कॉपी करो जल्दी से। सर वो पेयर फ्रॉम की बात लिखा है। चलो सुन लो एक मिनट। इट इज सेंट्रल एटम which accept electron pair from ligands to coordinate bonding। ये सेंट्रल एटम है and they have tendency to accept electron pair from the ligands। अब ligands क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। It is electron, ये fill in the blanks तुम्हारे लिए छोड़ा है। ये जो मेटल है they are electron deficient और electron rich। deficient वर्ड आएगा या rich आएगा यहाँ। Deficient. इलेक्ट्रॉन तो तभी एक्सेप्ट करेगा जब डिफिशिएंट हो। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड होते हैं या बेस होते हैं? Acid, Lewis acid. So by definition of Lewis acid which accept electron pair। Generally it is metal but non-metal can also form complex compound। कुछ एग्जांपल ये जिसमें non-metal भी complex बनाते हैं, काफी रेयर होते हैं बट होते हैं। It generally has positive oxidation state। इलेक्ट्रॉन पेयर तो तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उन पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो। बट
लेकिन नेगेटिव एंड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो पॉसिबल इन सम केसेस। जीरो तो काफी में होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रेयर केसेस में हो सकता है। मतलब किसी पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टिल इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ऐसा हो सकता है बट रेयर केस में। कुछ एग्जांपल, वेनेडियम -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कार्बोनाइल है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे Fe का +2 है। तो मैंने तीनों का एक-एक एग्जांपल ले लिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। रोहित, रूही, सही, इज दैट ओके? समझ में आ रहा है इतना? मुझे एक की भी आवाज नहीं आई अब तक। रोहित, रोहित पवार, Yes, sir. अजिंक्य, इज दैट ओके? लास्ट पॉइंट कुछ ये लिखा हुआ है, it generally has positive oxidation state but negative and zero oxidation state is also possible। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन क्या हमने 11th में किया था मोल कॉन्सेप्ट में? Yes. Yes. तो ये फर्दर अब मैं केमिस्ट्री का जो भी नेक्स्ट इस पर रिवीजन होगा ना, मोल कॉन्सेप्ट ही होगा, ताकि मोल कॉन्सेप्ट काफी जगह यूज होता है, वो जल्दी से हो जाए हमारा। इस पे CO पे जीरो चार्ज, इस पे -1 प्लस जीरो, नेट चार्ज -1, जीरो चार्ज जीरो, +2 -1 into 6 -6, +2 -6 -2। क्लियर प्रशांत? Yes, sir. चले हम आगे। Yes, sir. एल इज कॉल्ड लिगेंड। एल क्या होते हैं? इन्हें लिगेंड्स कहा जाता है। दे डोनेट
देखो, they ligands, they can donate lone pair of electron to the central atom through coordinate bonding. अब जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है. They are electron rich species, atom, molecule, ions कुछ भी हो सकते हैं. They are Lewis base, the substance which can donate electron pair called Lewis base. Substance which can accept electron pair called Lewis acid. In general, they are neutral or anion. Electron कौन डोनेट करेगा, तो खुद न्यूट्रल हो या नेगेटिव चार्ज हो तो डोनेट कर देगा. But in some rare cases, cation can also be ligands. कुछ एग्जांपल जो cation ligands है, काफी रेयर केसेस है बट हो सकते हैं. Is that okay? Yes, sir. कुछ और टर्म्स एंड डेफिनेशन पे चले हम. दर्शना, कौन से एग्जांपल्स का तुम बोल रही थी? Just a minute. Screen is visible. देखो कुछ टर्म्स हैं, मतलब जस्ट मुझे बोर्ड पे लिखना होता वो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ. कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बन रहे हैं फ्रॉम द लिगेंड्स टू द सेंट्रल एटम. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन in a complex can be defined as the number of ligands donor atom to which the metal is directly bonded. सिंपल से लैंग्वेज में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम विद द लिगेंड्स. जितने भी लिगेंड्स और सेंट्रल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है. क्या इतना क्लियर है? हाँ सर. Yes, sir. Coordination sphere, the central atom and the ligand attached to it are enclosed in the square bracket and the ionizable group outside is called counter ion or ionization sphere. इस एग्जांपल में K4 को कहा जाता है काउंटर आयन और आयोनाइजेशन स्फीयर. जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी किया था. So whichever written in square bracket, that is coordinate part, complex part is called coordination sphere. उसके बाहर जो लिखा है उसे ionization sphere या counter ion कहा जाता है. Oxidation number again 11th में जो पढ़ा था, charge appears on the central atom if all ligands are removed. हम सारे bonds को यदि ionic bond में convert करेंगे तो जो भी charge appear होगा that is oxidation state, oxidation number. वही है जो 11th में किया गया था. Nothing is special in this definition. Next, homoleptic and heteroleptic complex.
तुम सिर्फ एग्जाम्पल देखो, तुम्हें शायद क्लियर हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है, अमोनिया, होमोलेप्टिक। इन दिस कॉम्प्लेक्स अमोनिया एज वेल एज क्लोरीन आर प्रेजेंट। दो टाइप के लिगेंड्स हैं, सो ये हेट्रोलेप्टिक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, जो NH4 लिखा है ना ब्रैकेट में, दैट शुड बी NH3। CO ये वाला कॉम्प्लेक्स है, वो CO NH3 होल 4 Cl2। अंदर 3 है, मैंने दोनों जगह 4 लिख दिया है गलती से। हेट्रोलेप्टिक एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड, होमोलेप्टिक एक ही टाइप के लिगेंड्स। इज दैट ओके? Yes, sir. कॉपी Yes. करो जल्दी से। लक्ष्मी, मानसी, निखिल, पीयूष, समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. पीयूष चंदवानी, एक पीयूष शिंदे भी था ना एक बच्चा, या वेदांत? था सर। ये सर था एक। सर है हाँ, अभी तो भी। पीयूष शिंदे है? हाँ सर। कहाँ है पीयूष? सर अभी क्लास में नहीं होगा लेकिन है वो। अरे तो मैं अभी पूछ रहा हूँ, मतलब क्लास का ही पूछ रहा हूँ ना, कि अभी है नहीं है क्लास में अभी, मतलब कहाँ जाएगा? एलियन थोड़ी कहीं और चला जाएगा। रितेश इज देयर और नॉट? रितेश, यस सर। यस सर। ठीक है। और ध्यान रखना है, लेक्चर नोट्स वगैरह प्रॉपरली बनाने हैं तुम्हें। जब भी, जैसा लास्ट ईयर हुआ था, जैसे भी थोड़ी भी परमिशन वगैरह मिलेगी तुम्हें सेंटर पे बुलाया जाएगा। 12th है, ज्यादा फोकस रहा, हम भी ज्यादा थोड़ा सा फोकस रहेंगे, तुम्हें भी रहना है। और वो सारे नोट्स चेक करना, होमवर्क नोटबुक वगैरह सब कुछ किया जाएगा। होप अब इतने मेच्योर तुम हो गए हो कि छोटी छोटी चीजें तुम्हें बार बार नहीं बोलने की जरूरत है। 11 जैसा भी रहा हो, जो भी किया हो, बट 12th अब फ्रेश स्टार्ट किया है, अच्छे से करना है। और ये भी डेफिनेट है, मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के बाद चीजें ऑफलाइन होनी होनी इस बार। वैक्सीनेशन अपने फुल ड्राइव पर है। फर्स्ट में से 18+ वालों को भी वैक्सीन लग जाएगा, तो काफी कुछ 15 करोड़ को तो वैक्सीन लग गया है। मे भी पॉसिबल 2-3-4 महीने में 15 करोड़ से 60-70 करोड़ तक चला जाए। वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है लोगों को। हाँ हाँ, हो रहा है, नो डाउट। बट बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, क्योंकि मेरे फैमिली में ही अभी हुआ था एक कोरोना। मतलब मेरे फूफा जी को हुआ था, 73-74 ईयर ओल्ड है। और उन्हें दोनों वैक्सीन लग गए थे, वो खुद डेंटिस्ट थे। दोनों वैक्सीन लग गए थे, उन्हें कोविड हुआ। और एक्चुअली उन्होंने इनिशियल स्टेज पे थोड़ा ध्यान नहीं रखा, उन्होंने थोड़ा सा लाइटली ले लिया कि वैक्सीन लग गए तो ठीक है, इतना लोड नहीं लिया। बट ऑलमोस्ट 6-7-8 दिन के बाद उन्होंने, वो खांसी वगैरह चल रही थी, और 6-7-8 दिन के बाद टेस्ट कराया, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन हल्का सा बड़ा था। बट 2-3 दिन हॉस्पिटल रहे और बहुत फास्ट रिकवरी हो गई। मतलब उस एज में भी उतना इन्फेक्शन जनरली होता है, तो थोड़ा सा बचना मुश्किल हो जाता है। बट वैक्सीनेशन हो गया थे, दोनों डोज लग गए थे, इसलिए मतलब काफी जल्दी रिकवरी हो गई। 73 ईयर एज में तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट यस, वो रिकवरी फास्ट हो रही है, फिर उतना सीवियर नहीं हो रहा है कुछ भी। सर सेकंड वेव ज्यादा डेंजरस है ना फर्स्ट वेव से?
हाँ वो तो अब दिख ही रहा है, पहले फर्स्ट वेव में 96,000 हाईएस्ट गया था, इस बार तो कुछ लिमिट ही नहीं दिख रही है। ऑलरेडी 96,000 का 3.5 टाइम्स तो पहुंच ही चुका है। वो 96,000 गया था, अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, जो सितंबर में हाईएस्ट पे गया था अपने पीक पर। ये तो फर्स्ट मार्च से स्टार्ट हुआ, 15-20 मार्च से, और 15 अप्रैल पे हाईएस्ट पे जा चुका है, और वो भी कितना ऊपर जाएगा पता नहीं। ठीक है, हम बजाय वो बहुत ज्यादा सोचने के, अभी तो हम पॉजिटिव वे में जितना चल रहा है चलने दें। ये चीज मैंने इसलिए बोली थी कि 3-4 मंथ्स के बाद चीजें नॉर्मल हो गई, ऐसा मुझे फील होता है। वो इसलिए बोला गया था कि तुम पॉजिटिव रहो, मतलब नो डाउट चीजें इतनी इजी नहीं है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं जाके सारी चीजें खत्म होंगी, सब चीजें ट्रैक पे आएंगी, हमें ऑफलाइन क्लासेस वापस से मिलेंगी, और 4 महीने बाद भी मिलती है। वी स्टिल हैव 14 मंथ्स फॉर जेई एडवांस एंड इवन लास्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई मेंस, तो हमारे पास उसके बाद भी 10 महीने होते हैं, जो बहुत होते हैं। बट स्टिल आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग कि 4 महीने बाद ये होगा वो होगा, हमें तो जो सिचुएशन है उसमें अच्छा करना है, बेस्ट करना है। चलो